टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो टेबल एक प्रिपेयर किया यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, द टेबल बिलो समराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, उसमें लिखा है सोर्स ऑफ इनकम एंड एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। राइट साइड में टाइप्स दिए यहाँ पे, देखो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, दैट इज रेंट और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। तो दोनों का मीनिंग क्या है, देखो रेंट कैसे आएगा यहाँ पे कि अगर किसी एक पर्सन के पास एग्रीकल्चर लैंड है पर वो खुद यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, पर कोई और फार्मर को वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दे रहा है कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो और जो भी आप इनकम जनरेट करोगे वो आपकी, पर जो एग्रीमेंट हुआ है इसके हिसाब से आपको क्या करना है, मुझे रेंट दे देना है। तो यहाँ पे जो ओनर था एग्रीकल्चरल लैंड का वो खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, पर वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड किसी और पर्सन को, किसी और फार्मर को रेंट पे दे रहा है कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करो, फिर फिक्स जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से आप मुझे रेंट दे देना। तो जो रेंट रिसीव किया ओनर ने एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे देके, तो ऐसा रेंट भी क्या होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर किया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो ओनर है एग्रीकल्चर लैंड का वो रेंट पे नहीं दे रहा खुद की लैंड, पर क्या कर रहा है, खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और उसके थ्रू अगर जो भी इनकम जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम पीस ऑफ लैंड। तो दोनों एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे देके आप रेंट रिसीव करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, या फिर खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके अगर आप कोई रेवेन्यू जनरेट करते हो तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ एग्रीकल्चर इनकम। तो दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड बाय ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम द कल्टिवेटर इन कैश और काइंड। तो कल्टिवेटर मतलब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो पर्सन, तो खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना करके किसी और को रेंट पे दे देना एग्रीकल्चरल लैंड और उस पर्सन के पास से रेंट कलेक्ट करना। तो रेंट रिसीव्ड उस केस में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दैट इज़ कैश और काइंड। क्या लिखा है देखो, दैट इज़ कैश और काइंड। तो कुछ टाइम क्या होता है कि आप कल्टिवेटर जो होता है जिसको रेंट पे एग्रीकल्चरल लैंड दिया है उसके साथ आप क्या कर लेते हो, एग्रीमेंट कर लेते हो कि कुछ भी हो जाए आपको ईयरली या एनुअल बेसिस पे 2 लाख या 3 लाख जो भी डिसाइड हुआ है उतनी कैश हमें दे देनी है। फिर उसमें आप जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो डजेंट मैटर, आप इनकम जितनी भी अर्न करो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप क्या करना कि एनुअल बेसिस पे 2 लाख या 3 लाख रुपीज़ हमें दे देना जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड हुआ है। तो ये रेंट रिसीव किया ओनर ने, वो किसके हिसाब से रिसीव किया, कैश में रिसीव किया। देखो यहाँ पे दैट इज़ कैश में रिसीव किया। और इन काइंड, तो कुछ टाइम आपने देखा होगा कि देखो इनकम कितनी जनरेट हो पाएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं जब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो, और उसमें भी खास तो जो वेदर इफेक्ट होता है उसका वो। तो कल्टीवेटर क्या बोलता है, देखो मेरा इनकम फिक्स नहीं है कि मैं श्योरली नहीं बता सकता कि इतना इनकम जनरेट होगा ही होगा, तो मैं रेंट अगर 2 लाख या 3 लाख फिक्स हो गया तो हो सकता है उसको लॉस हो। तो कल्टीवेटर क्या बोल रहा है ओनर को, जिसने लैंड रेंट पे ले रखी है वो पर्सन कल्टीवेटर क्या बोल रहा है ओनर को कि देखो मैं आपको कोई कैश फिक्स पे नहीं करूँगा कि इतना रेंट पे करना है, और हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी इस पर्टिकुलर लैंड में से उसमें से 40% या 50% जो प्रोडक्शन होगा वो आपको दे देंगे। तो दैट इज़ रेंट रिसीव्ड इन काइंड। तो उसको भी तो काइंड ही बोलेंगे, कैश के अलावा किसी और फॉर्म में आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो ऐसे रेंट को भी आप एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर कर सकते हो कि रेंट रिसीव्ड बाय गिविंग एग्रीकल्चरल लैंड ऑन रेंट टू द कल्टिवेटर, तो इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। रेंट कैन बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, बोथ आर एग्रीकल्चरल इनकम। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या है कि परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पे खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो और जो भी प्रोडक्शन हो वो सेल करने से जो भी पैसे आएंगे उसको भी क्या बोलेंगे, दैट इज़ रेवेन्यू। तो रेंट और रेवेन्यू दोनों क्या होंगे, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर इनकम।
नेक्स्ट उसके बाद देखो दैट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर ऑपरेशन कि जब भी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्लफिंग करना, फ्लफिंग करने के बाद सोइंग करना, मतलब सीड्स जो होते हैं उसको आप क्या करते हो वहाँ पे लगाते हो, फिर उससे प्लांट डेवलप होते हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटी, तो अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर आप कोई इनकम रिसीव करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। तो देखो क्या लिखा है, इनकम ऑन बाय कल्टिवेटर बाय वे ऑफ सेल ऑफ हीज और हर प्रोडक्ट्स। तो वही है जो फर्स्ट यहाँ पे दिया था, वही कि कल्टिवेटर अगर जो भी प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग देयर वो सेल करके इनकम अर्न कर रहे हैं तो दैट इज़ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। नेक्स्ट उसके बाद देखो दैट इज़ इनकम फ्रॉम अ बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर लैंड। एग्जाम्पल क्या है, रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग यूज एज अ वेयर हाउस बाय कल्टिवेटर। तो ये क्या है कि कुछ टाइम आपने देखा होगा कि जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड होती है वहाँ पे कुछ वेयर हाउस जैसा भी बना हुआ होता है, पूरा कंस्ट्रक्शन के एक बड़ा सा एग्रीकल्चरल लैंड है और उसके एक कॉर्नर में क्या होता है एक वेयर हाउस जैसा कुछ बना हुआ होता है बिल्डिंग टाइप का। तो वो क्या होगा, देखो अगर कोई लैंड का ओनर है, एग्रीकल्चरल लैंड का ओनर है, तो वो क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दे रहा है, साथ साथ में ऐसा वेयर हाउस भी रेंट पे दे रहा है कि देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते वक्त ये वेयर हाउस आपको यूज़फुल रहेगा कि जो भी ड्यूरिंग द ईयर आप सीजनेबल जो भी प्रोडक्शन करते हो तो वो सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स है वो सारे आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे ये गोडाउन में या ये वेयर हाउस में रख के। तो इसका भी अलग से रेंट मिलेगा उस एग्रीकल्चरल लैंड का जो ऑनर है उसको। तो ऐसे इनकम को भी क्या बोला जाएगा, दैट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम। पर याद रखना वो कहाँ पे होना चाहिए, देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल जो लैंड जहाँ पे सिचुएटेड है वहीं पे वो वेयर हाउस होना चाहिए, वहीं पे वो बिल्डिंग होना चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चरल इनकम अगर इससे जनरेट किया है तो कंसिडर किया जाएगा। कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड किसी और जगह पे और वेयर हाउस आपका कोई प्रॉपर अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में, तो वहाँ पे अगर आप किसी फार्मर को रेंट पे देते हो कि अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट योर एग्रीकल्चर इनकम। तो कहाँ पे होना चाहिए ऐसा वेयर हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे सिचुएटेड है उसके साथ ही अटैच होना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड जो का उसके किसी आसपास के एरिया में और वही जगह पे, तभी आपको क्या मिलेगा, उस बिल्डिंग या वेयर हाउस को रेंट पे देके रेंट रिसीव करते, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो ये अभी स्टूडेंट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये रहा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम यही बातें उसमें इन्वॉल्व की गई है। देखो वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे। तो फर्स्ट देखो क्या है, विच आर एग्रीकल्चरल इनकम। तो उसमें फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही, देखो एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, रेवेन्यू रिसीव्ड मीन्स प्रोड्यूस डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक व्हीट, राइस, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल एंड सेल इट इनटू द मार्केट। तो बहुत ही सिंपल है, रेवेन्यू का मतलब जैसे बिजनेस में रेवेन्यू कैसे होता है, कोई भी फिनिश गुड सेल करते हैं, तो उसी तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का फिनिश गुड क्या हो सकता है, कोई भी व्हीट, राइस या फिर वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप्स के, तो वो मार्केट में सेल करने से जो भी पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू। और ऐसा रेवेन्यू एग्रीकल्चरल इनकम में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, रेंट रिसीव्ड मीन्स गिव एग्रीकल्चरल लैंड ऑन रेंट टू फार्मर फॉर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड रिसीव्ड रेंट फ्रॉम देम। तो ये भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया, तो अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखो क्या है, एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और एनी प्रोसेस बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट मीन्स सेलेबल टू क्लीन अप द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सो दैट दे कैन बी सोल्ड इन मार्केट। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि कोई भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, लाइक आप जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे
कुछ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसको आपको क्लीन करना पड़ता है कि वो डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं हो सकते, लाइक पोटैटो। तो पोटैटो जब भी आप क्या करते हो लैंड में से बाहर निकालते हो तो क्या होते हैं वो मार्केट में डायरेक्टली सेलेबल नहीं होता, उसको आपको क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, थोड़ा क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसे वेजिटेबल्स जो ज़मीन के अंदर वहाँ पे डेवलप हो रही है या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उसको थोड़ा बहुत आप क्लीन अप करते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ थ्रू अगर आपको इनकम जनरेट करते हो तो वो भी कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो देखो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पॉइंट पे फोकस करो, टू मेक द प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट मीन सेलेबल, मार्केट में सेल करने लायक कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ उस एक्टिविटी थ्रू इनकम जो जनरेट किया वो भी एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाएगा। देखो उसके बाद नंबर 3, एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो ये फार्म हाउस का मतलब क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, ये वाला बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चर है कि आपने फार्म हाउस बनाया, पर फार्म हाउस का थ्रू अगर आपको इनकम जनरेट करते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, पर वो फार्म हाउस में कुछ कंडीशन होगी जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। नंबर 4 देखो, दैट इज़ एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सीडिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। तो नर्सरी में आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट पहले वो उगाते हैं, डेवलप करते हैं, फिर वही प्लांट क्या करते हैं कि वो फिर मेन एग्रीकल्चरल लैंड में फिर वो सोइंग करते हैं और वहाँ पे फिर वो डेवलप होते हैं। तो नर्सरी में जितना भी आप सीड्स से सेल कर रहे हो या छोटे छोटे प्लांट सेल कर रहे हो, तो नर्सरी वाले इससे थ्रू जितनी भी इनकम जनरेट करते हैं उसको भी क्या बोला जाएगा, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। भी इससे पहले देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, ये कुछ पॉइंट स्टूडेंट रिपीट हो गए पर अलग अलग जगह से मैंने कंटेंट लिया है ताकि थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई कर पाऊँ यहाँ पे आपके लिए। तो देखो यहाँ पे क्या, दैट इज़ मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिफाइन किया गया एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज़ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। वंस अगेन आई रिपीट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और वो एग्जेम्प्टेड है, दैट इज़ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है। अब देखो क्या है, द टर्म एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड इन 3 पार्ट्स, और वहाँ पे 3 पार्ट्स में एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन A क्लोज A, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A क्लोज B, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A क्लोज C। तो 3 पार्ट में उसको डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है। तो जो अभी मैंने स्टूडेंट आपको यहाँ पे पार्ट्स ये क्लासिफिकेशन दिया, वही सेम क्लासिफिकेशन है पर थोड़ा अलग लैंग्वेज में दिया है ताकि इजी आपको यहाँ पे समझ में आए। तो देखो फर्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A क्लोज A। तो वही बात है, देखो क्या लिखा है, लीजिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में पहले ही आपको बताया कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड का ओनर है पर उनके पास इतना टाइम नहीं या कोई भी रीज़न से वो खुद उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, किसी कल्टीवेटर को या किसी फार्मर को वो एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दे देता है और वो रेंट रिसीव करता है, चाहे वो कैश में हो या कैश के अलावा किसी और फॉर्म में। तो उस वाले रेंट को भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। देखो क्या लिखा है, इफ़ एनी पर्सन हैज़ गिवन एनी एग्रीकल्चरल लैंड ऑन रेंट सो रिसीव्ड, देखो आइदर इन कैश और इन काइंड shall be considered to be agricultural income and shall be exempt from income tax। तो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो उसमें एग्जेम्पशन मिलता है टैक्स में। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है, हाउएवर इफ एनी इंटरेस्ट इज रिकवर्ड फॉर लेट पेमेंट ऑफ रेंट देन सच इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज। तो रेंट आपको मिलना था कि एग्रीमेंट हुआ था कल्टीवेटर के पास या फार्मर के साथ कि आपको 6 मंथ का रेंट इतने टाइम लिमिट में मुझे दे देना है, रिसीव कर देना है, पर उसने क्या किया कि वो रेंट देने में लेट कर दिया और आउटस्टैंडिंग रेंट चल रहा है 2 मंथ या 3 मंथ उसने लेट रेंट पे किया आपको।
तो क्या होगा कि एज अ ओनर और एज अ रेंट रिसीवर आप क्या करोगे कि उस पर भी कुछ इंटरेस्ट लगाओगे। देखो आपने लेट रेंट पे किया तो अभी 10,000 नहीं, अभी आप मुझे 12,000 दो। क्यों? बिकॉज लेट पेमेंट, जैसे पेनल्टी लगती है आप इंस्टॉलमेंट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, अगर आप जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम टू टाइम पे नहीं कर रहे हो तो पेनल्टी लगती है। उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ओनर्स है वो रेंट रिसीव करने का एक टाइम पीरियड फिक्स हुआ होगा, दोनों के बीच एग्रीमेंट जो होगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो रेंट पेयर है वो रेंट पे करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा है और एग्रीमेंट के हिसाब से वो अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो वो क्या करेगा उस रेंट पे से ज़्यादा कुछ पैसे लेगा उनसे। तो ऐसे इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। और वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी देखो 1 सेकेंड पढ़ते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। हाउएवर इफ एनी इंटरेस्ट इज रिकवर्ड फॉर लेट पेमेंट ऑफ रेंट, कि रेंट पे करना था वो टाइम टू टाइम रेंट पे नहीं कर पा रहा, तो आप क्या कर रहे हो उससे रेंट पे भी इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ऐसे इंटरेस्ट को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकते। सच इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A क्लोज बी, क्या लिखा है उसमें? इफ एनी पर्सन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच एग्रीकल्चर ऑपरेशन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर। कि अगर कोई आप अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर, तो पहले क्या था कि वो खुद पर्सन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो वो उसने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दे दिया और रेंट रिसीव किया, तो दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। पर अभी सेकंड क्या है, मेजर पोर्शन, कि खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो जिसका एग्रीकल्चरल लैंड है वो, तो वो भी क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम ही होगा। तो उसमें देखो क्या लिखा वहाँ पे, इफ एनी पर्सन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच एग्रीकल्चर ऑपरेशन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो ये नंबर 2 में देखो डिटेल यहाँ पे कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या लिखा है यहाँ पे, देखो अगर आप फोकस करो तो क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके अगर कोई भी इनकम जनरेट होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो हमें जानना पड़ेगा डिटेल में कि सर ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होता क्या है। तो देखो वो यहाँ पे लिखा है कि 2 टाइप के एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो दोनों का मीनिंग क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मीनिंग, इफ एनी पर्सन हैज़ परफॉर्म द फॉलोइंग 2 ऑपरेशन इट विल बी कॉल्ड एग्रीकल्चर। कौन कौन से 2 बेसिक एग्रीकल्चर ऑपरेशन? नंबर 1 बेसिक ऑपरेशन, क्या लिखा है उसमें देखो, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर देयर मस्ट बी अ बेसिक ऑपरेशन लाइक फ्लफिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एंड सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिक ये क्या होंगे, हर एक टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। फ्लफिंग ऑफ लैंड, तो गुजराती में આપણે बात करें तो खेतर खेड़ के फार्म जो होता है उसको थोड़ा लूजनिंग करते हो आप, तो दैट इज़ फ्लफिंग ऑफ लैंड। सोइंग ऑफ सीड्स, तो बीज को बोना। प्लांटिंग, या आप क्या करते हो, बीज को नहीं बो रहे हो तो फ्लफिंग ऑफ लैंड करने के बाद आप क्या करते हो, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं लाइक राइस के प्लांट आपने देखे होंगे, तो वो पहले किसी एक जगह पे उसको उगाते डेवलप करते, फिर डायरेक्टली क्या करते हैं उसको वो प्लांट करते हैं, तो दैट इज़ प्लांटिंग एंड सिमिलर काइंड ऑफ। तो ये तीनों एक्टिविटी स्टूडेंट कैसी है, बेसिक है, तो दैट इज़ बेसिक ऑपरेशन, बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। सब्सिक्वेंट क्या होगा, तो प्लांट को सिर्फ वहाँ पे लैंड पे लगा देने से आपका काम नहीं हो जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। लाइक क्या देखो, आफ्टर कैरिंग आउट बेसिक ऑपरेशन, तो ये तो बेसिक किया कि आपने फ्लफिंग ऑफ लैंड कर दिया, फिर बीज को बो दिया या डायरेक्टली प्लांट लगा दिया, तो दैट इज़ बेसिक ऑपरेशन। उसके बाद क्या होगा देखो, दैट इज़ देयर मस्ट बी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन लाइक वीडिंग, डिगिंग। तो ये सर वीडिंग का मतलब क्या है, तो वीडिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप प्लांट वहाँ पे मेन प्लांट होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल राइस का प्लांट वहाँ पे सो कर दिया, उसके बाद उसके आसपास क्या होता है, अनवांटेड प्लांट भी उगते हैं वहाँ पे कि जो क्या है कि वेस्ट है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा। कि जो क्या होगा, वीडिंग का मतलब क्या होगा, 1 सेकेंड ध्यान से सुनना,
रिमूव अनवांटेड प्लांट, कि जो मेन प्लांट है उसके आसपास अनवांटेड प्लांट या अनवांटेड जो भी वहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको आप क्या करो, रिमूव कर रहे हो। जो कल्टिवेटेड प्लांट के साथ डेवलप हो रहा है उसको अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना, दैट इज़ वीडिंग। तो ये क्या है, सबसिक्वेंट ऑपरेशन है। ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो। उसके बाद क्या है वहाँ पे, दैट इज़ देखो डिगिंग। तो डिगिंग का मतलब क्या है कि उसका सेम मीनिंग है लाइक फ्लॉफिंग इन एग्रीकल्चर, कि आप प्लॉफिंग ऑफ लैंड करते हो और डिगिंग करते हो, दोनों सिमिलर है। डिफरेंस क्या है डिगिंग में, डिगिंग इज़ अ गार्डनिंग, कि जो भी गार्डन होता है वहाँ पे आप क्या करते हो कि थोड़ी लैंड को लूज करते हो, डिगिंग करते हो, दैट इज़ डिगिंग द सॉइल। तो ये गार्डन में होता है और लैंड में क्या होता है, फ्लॉफिंग होता है, दोनों सिमिलर है। द सॉइल अराउंड द ग्रोथ। वाटरिंग, उसको पानी देना ऑफ द प्लांट एट रेगुलर इंटरवल्स, टाइम टू टाइम पानी देना उनको। यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो ये भी आप यूज़ करते हो प्लांट को डेवलप करने के लिए टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड प्रूनिंग, कटिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो ये सारे क्या है, सबसिक्वेंट है। प्रूनिंग मतलब क्लियरेंस, क्लियर करना, फिर कट करना, फिर हार्वेस्ट करना। तो ये सारे क्या है, सबसिक्वेंट ऑपरेशन। तो ये बेसिक ऑपरेशन या सबसिक्वेंट ऑपरेशन, दोनों में जितने भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं वो सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, और इसकी वजह से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रहा है दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। पर देखो इसके में रूल्स क्या है, ऑपरेशन में ओनली बेसिक ऑपरेशन, कि कोई पर्सन ऐसा है सिर्फ बेसिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है, दैट इज़ फ्लॉफिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग, फिर दूसरा काम वो खुद नहीं करता, तो उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। अगर कोई बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसको लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। फिर देखो बेसिक ऑपरेशन एंड सबसिक्वेंट ऑपरेशन, तो कोई क्या करता है कि बेसिक ऑपरेशन और सबसिक्वेंट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करके एग्रीकल्चर इनकम अर्न करे, मतलब कोई इनकम अर्न करे, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। पर लास्ट में देखो एक्सेप्शन क्या है कि ओनली सबसिक्वेंट ऑपरेशन, कि कोई पर्सन क्या करे, देखो किसी ने प्लॉफिंग ऑफ लैंड किया, सोइंग ऑफ सीड किया, प्लांटिंग किया, उसके बाद वो गया वहाँ पे और फिर उसने सबसिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया। किसी कोई एक फार्मर था जिसने ऑलरेडी ये सब बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके रखे थे, दैट इज़ फ्लॉफिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग, बेसिक ऑपरेशन ऑलरेडी उसने परफॉर्म करके रखे थे। फिर वो खेत में गया और उसने देखा कि ये मैं परचेस कर लेता हूँ डायरेक्टली, और जो सबसिक्वेंट ऑपरेशन है वो मैं खुद परफॉर्म कर लूँगा, मतलब बेसिक ऑपरेशन उसने परफॉर्म किए ही नहीं, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ सबसिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया किसी और ने, तो उस पर्सन के लिए जो सबसिक्वेंट ऑपरेशन के थ्रू अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो दैट इज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या होना चाहिए, बेसिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना ज़रूरी है, अगर उसके थ्रू जो इनकम हो रही है उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करवाना है। तो देखो बेसिक ऑपरेशन दोनों में, बेसिक ऑपरेशन से परफॉर्म करते हो दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक ऑपरेशन प्लस सबसिक्वेंट ऑपरेशन दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, बट ओनली सबसिक्वेंट ऑपरेशन। क्यों, बेसिक जो ऑपरेशन थे वो तो आपने परफॉर्म किए नहीं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के मेन पार्ट है, आपने तो क्या किया, सिर्फ सबसिक्वेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ऐसे ही प्रोडक्ट फिर प्रोडक्शन सेल करके आप इनकम अर्न करते हो तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बन जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 2। तो अभी यही चल रहा है स्टूडेंट, देखो जो प्रीवियस स्लाइड मैंने एक्सप्लेन किया था ये वाला पॉइंट ही, पर थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखो उसके बाद नंबर 3, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग प्रोवाइडेड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, कि बिल्डिंग रेंट पे देके वो रेंट वाले इनकम पे एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, पर कंडीशन क्या है, ये 4 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशन है, द बिल्डिंग इज़ ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो मीनिंग क्या है इसका ओवरऑल, कि वो एग्रीकल्चरल लैंड में ही वो होना चाहिए बिल्डिंग, और अगर आप उसको रेंट पे देते हो तब जाके वो रेंट अगर आपको मिलता है दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर अर्बन एरिया में आपका कोई बिल्डिंग है और वो आप कल्टीवेटर को रेंट पे दे रहे हो, उनका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट योर एग्रीकल्चर इनकम। उससे जो भी रेंट मिलता है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। हाँ, पर अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो रेंट पे दिया है, साथ साथ में उसी एग्रीकल्चरल लैंड पे आपका एक बिल्डिंग था जो आपने कल्टीवेटर को रेंट पे दे दिया है, तो उससे अगर रेंट मिलता है तो दैट इज़ योर एग्रीकल्चर इनकम। फिर देखो नंबर 2 क्या है, दैट इज़ इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू।
तो आइदर वो कल्टीवेटर जो खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो कल्टीवेटर ऑक्यूपाई किया होना चाहिए, या फिर जो रेंट रिसीव किया है उसके पास वो होना चाहिए, कि थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती। नंबर 3, इट इज़ यूज एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस और आउट हाउस। तो ड्वेलिंग हाउस मतलब क्या है कि अगर वो जो बिल्डिंग है एग्रीकल्चरल लैंड के साथ ही जुड़ा हुआ है, अटैच है, वहाँ पे अगर आप रह रहे हो या उससे थ्रू इनकम जनरेट हो रही है तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। या फिर एज अ स्टोर हाउस, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है वो स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो भी होना चाहिए। एंड फोर्थ है दैट इज़ द लैंड इज़ असिस्ट टू लैंड रेवेन्यू और इट इज़ सिचुएटेड इन रूरल एरिया। तो फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो लैंड रेवेन्यू मतलब जो रिलेटेड कंसर्न म्यूनिसिपालिटी होगी उनको आप टैक्स पे करते हो, लैंड पे कुछ टैक्स आता है, जैसे आपके घर पे आप टैक्स आता होगा, ओके, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उसका आप म्यूनिसिपालिटी को पे करते हो। उसी तरह से क्या होता है कि वो लैंड रेवेन्यू, जिस लैंड पे ये बिल्डिंग बना हुआ है वो लैंड पे म्यूनिसिपालिटी को टैक्स पे हो रहा है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। या फिर वो म्यूनिसिपालिटी में आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो वो वाली लैंड कहाँ पे होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए। तो बिल्डिंग के थ्रू रेंट रिसीव किया है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम हो सकता है अगर ये 4 कंडीशन फॉलो हो तो 4 कंडीशन कौन सी थी, वन सेकेंड रिपीट करते, देखो रिवाइज करते कि वो बिल्डिंग कहाँ पे होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड में ही होना चाहिए वो बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग किसने ऑक्यूपाई करना चाहिए, या तो जिसका लैंड है, जो ओनर है उसने रेंट पे दिया है तो दैट इज़ रेंट रिसीवर, या फिर जो खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे उसके साथ। फिर वो क्या होना चाहिए, उसको एज अ स्टोर हाउस आप यूज़ करते होने चाहिए। और फोर्थ क्या है कि उस पर लैंड रेवेन्यू आपको पे करना चाहिए, मतलब लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट होगा, या फिर वो रूरल एरिया में होगा, तो ही उसका आपको एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड जो थे वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बट कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टू नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम ऐड हो जाएंगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे और उस पर टैक्स लगेगा। किस हिसाब से, देखो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, द ACC इज़ एन इंडिविजुअल और HUF और BOI और AOP और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। द इंटीग्रेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फर्म एंड कंपनी। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या, देखो पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स पे करना ही है स्टूडेंट, ठीक है, वो तो सिंपल है, पर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होते हैं। पर क्या होगा, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ आपका एग्रीकल्चर इनकम भी जुड़ जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है कि इंटीग्रेशन कब कर सकते हो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम कब ऐड हो सकता है कि वो जो पर्सन है, जो ACC है, वो क्या कौन सा होना चाहिए, फर्म और कंपनी के अलावा। अगर कोई फर्म या कंपनी है तो उसके ACC के केस में आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम मिक्सअप नहीं कर सकते। उसके बाद देखो क्या है, तो वो कौन होना चाहिए, उसके अलावा कौन होते हैं, इंडिविजुअल HUF BOI AOP एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। नंबर 2 क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मल इनकम एग्जिट बेसिक एग्जेम्पशन। तो मैंने इनकम स्लैब रेट आपको बताए थे, याद करो, इंडिविजुअल का बताया था, इवन HUF BOI AOP के भी स्लैब रेट होते हैं स्टूडेंट, कि कितनी टोटल टैक्सेबल इनकम पे आपको कितना टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 था, याद करो इंडिविजुअल का, तो वो उसका टोटल टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, कुछ एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर पोर्शन में भी, नॉन एग्रीकल्चर वाले इनकम में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्रीकल्चर इनकम में लिख सकते हो।
वंस अगेन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे आपको कि क्या लिखा है। देखो, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का जो पार्ट है उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड हो सकता है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो कि असिसी कौन सा होना चाहिए, फॉर्म और कंपनी के अलावा। तो पर्सन सारे हैं, देखो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल पर्सन, फॉर्म एंड कंपनी। तो असिसी अगर फॉर्म एंड कंपनी है तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। और इसके अलावा अगर पर्सन कोई भी है, फॉर्म या कंपनी के अलावा कोई पर्सन है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन हो सकता है। फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम का जो टोटल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम, किसके साथ, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने से पहले अगर उस पर्सन का नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे बढ़ जाता है, दैट इज 2,50,000 इंडिविजुअल का एग्जेम्पशन लिमिट है, तो अगर 3 लाख है तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। और अगर उसका एग्रीकल्चर इनकम वाला पोर्शन 5,000 से ज़्यादा हो रहा है तब जाके क्या होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन होगा यहाँ। फिर देखो कुछ यहाँ पे टेबल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, दैट इज इनकम विच इज़ पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस। तो स्टूडेंट, कुछ इनकम कैसी होती है कि वो पार्शियल मतलब आधी हो सकती है कि एग्रीकल्चर हो, और हो सकता है कुछ पोर्शन उसका नॉन एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे कि एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, तो 65% एग्रीकल्चर एंड 35% नॉन एग्रीकल्चर। तो ऐसा कौन से केस में होता है स्टूडेंट, बेसिक के फॉर एग्जांपल किसी की फैक्ट्री है, कोई एक फैक्ट्री का ओनर है जिसके क्या है, शुगर फैक्ट्री है, और शुगर फैक्ट्री जिसकी है वही पर्सन के कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है, और शुगर जो प्रोड्यूस करना है उसको, शुगर कैन जो प्रोड्यूस करना है वो भी क्या कर रहे हैं, खुद के लैंड में ही वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके लिए तो देखो 2 बातें हो गई कि शुगर की फैक्ट्री को ऑपरेट करके वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज़ पीजीबीपी में वो टैक्सेबल होगा, ओके। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी तो वो परफॉर्म कर रहे हैं कि वो शुगर कैन का प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही पर्सन क्या है, 2 जगह पे उसका इन्वॉल्वमेंट है, और वो 2 जो एक्टिविटीज़ है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल इनकम है उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ कुछ एग्रीकल्चर और कुछ नॉन एग्रीकल्चर। तो 1 सेकेंड एग्जाम्पल दे दो, ध्यान से सुनना। कोई एक पर्सन है, उसका एक शुगर फैक्ट्री, और शुगर फैक्ट्री में बेसिक रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर कैन। तो शुगर कैन वो किसी सप्लायर से परचेज नहीं कर रहा है, पर उसके खुद के ही वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है। फिर वो शुगर कैन खुद के ही लैंड से खुद ही प्रोडक्शन करके फिर उसको कहाँ पे ले जाता है, अपनी फैक्ट्री में, और फिर उसके थ्रू वो अलग अलग प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म हो रही है, साथ साथ में जो शुगर फैक्ट्री है उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म हो रही है। तो इसमें क्या करना है कि शुगर फैक्ट्री का एट द एंड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट देखा जाएगा कि आपका एक अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट कितना है। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ है, तो उसमें से क्या होगा, कुछ पोर्शन कंसिडर किया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम और उसमें एग्जाम्पशन दे देंगे, और दूसरा जो पोर्शन कुछ होगा उस पर क्या होगा, पीजीबीपी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको शुगर फैक्ट्री का एग्जांपल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो उसमें क्या होगा कि अगर ऐसा कोई कनेक्टेड एक्टिविटीज़ है तो 65% एग्रीकल्चर कंसिडर करते हैं। ये रेट फिक्स होते हैं पहले से ही कि रबर के मैन्युफैक्चरर में अगर खुद प्रोडक्शन कर रहा है और खुद ही रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश गुड सेल कर रहा है तो 65, 35। फिर देखो सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोवन एंड क्योर्ड बाय सेलर। तो कोई पर्सन क्या कर रहा है, कॉफ़ी के प्लांट ग्रो कर रहा है और क्योर मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर सेल कर रहा है, तो दैट इज़ 75, 25। फिर देखो कॉफ़ी को ग्रो ऑन किया, डेवलप किए उसके प्लांट, क्योर्ड किया मतलब प्रोटेक्ट किया, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर। रोस्टेड का मतलब क्या होगा कि फिर उसको वहाँ पे उसका क्या करते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं जो फाइनल फिनिश गुड फॉर्म में होती है, उसके बाद सेल करते। तो 60 and 40 का रेशियो है। एंड ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, तो दैट इज़ 60-40। तो ये रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। तो ये है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दैट इज़ कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट के कौन से एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये लिस्ट भी आप लिख सकते हो वाइल राइटिंग शॉर्ट नोट, दैट इज़ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। तो मैंने आपको नर्सरी का एग्जाम्पल दिया था, याद करो।
कि नर्सरी में कुछ टाइम क्या होता है, आपको सीड्स मिलते हैं डायरेक्टली, और वही सीड्स आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो और प्लांट ग्रो करते हो। दैट इज सीड्स को सेल करके इनकम अर्न किया, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट देखो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर एंड क्रीपर्स। तो फ्लावर्स का भी बिजनेस होता है। तो ऐसा नहीं कि जो वेजिटेबल्स एंड जो व्हीट राइस उसका ही वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्लावर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो, रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल रिक्वायर्ड फॉर तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आप लैंड रेंट पे देते हो। फिर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बम्बू, तो वो भी वहाँ पे आएगा। आपने देखा होगा कि बम्बू के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय एनी पार्टनर फ्रॉम अ फर्म वोज एंटायर इनकम इज डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी ऐसे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो जो पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में एंगेज है और उसके रिलेटेड है कोई पार्टनरशिप फर्म, तो उस पार्टनरशिप फर्म में आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। कि फॉर एग्जाम्पल आप हो तो आप एक ऐसे पार्टनरशिप फर्म के साथ जुड़े हुए हो जिसने क्या किया है, उसका एंटायर बिजनेस कौन सा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। तो उस पार्टनरशिप फर्म में आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद आपको पता है कि उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, तो ऐसा इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर इनकम। सैलरी बाय एन एक्टिव पार्टनर फ्रॉम अ फर्म वुज एंटायर इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ है वहाँ पे, और उसमें क्या होता है, जो एक्टिव पार्टनर होता है उनको सैलरी मिलती है, तो ऐसी सैलरी भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर होगी। एंड लास्ट है देखो कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज कोज्ड बाय हेलस्टॉर्म टू ग्रीन लीफ ऑफ प्रोसेसिंग। तो ओवरऑल बोल सकते हो आप कि आपने इंश्योरेंस करवाया था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, अगर बहुत ही अनसर्टेनिटी रहती है, तो अगर कुछ डैमेज हो जाता है ड्यू टू वेदर कंडीशन और ड्यू टू रेन, तो क्या होगा, उससे थ्रू अगर आपको कंपनसेशन मिलता है जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाएगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, देखो इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब आपने देखा होगा, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, इनकम फ्रॉम नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो ये भी होते हैं। खेत के आसपास क्या होता है स्टूडेंट, कि नेचुरली सारे ट्रीज अपने आप वो डेवलप हो रहे हैं, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो वो ट्रीज आप क्या करते हो, सेल कर देते हो और उससे भी इनकम जनरेट होती है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। देखो पार्टनरशिप फर्म में अगर वो पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है या फिर एक्टिव मेंबर को सैलरी मिलता है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर किया जाता है। पर अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के साथ एंगेज है और वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है या डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, तो उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। तो ये याद रखना स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को पे किया गया इंटरेस्ट और पार्टनर को पे की गई हुई सैलरी, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। पर कंपनी में अगर ऐसी कंपनी है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी कंपनी में क्या होगा कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे होता है और डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे होता है, वो एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर नहीं किया जाता। फिर देखो क्या है लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ओके, तो कुछ टाइम क्या होता है वहाँ पे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर को कुछ पैसे चाहिए होते हैं, कि आपको फार्मर के पास अगर पैसे नहीं है तो वो क्या करता है कि किसी पर्सन के पास से कुछ पैसे लेता है, बोरो करता है मनी, और वो पैसे यूज़ करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे पैसे कि आपके पास ज़्यादा पैसे थे तो आपने क्या किया, किसी एक फार्मर को पैसे देके ये लो पैसे, आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, तो उस पर आप फिर क्या करोगे वहाँ पे, दैट इज़ इंटरेस्ट रिसीव करोगे उस फार्मर के पास कि 10,000 दिए होगे, तो जब सीज़न कंप्लीट हो जाएगा, एक साल कंप्लीट, आप कितने रिसीव करोगे, 12,000।
और ये आपने लैंड रेंट पे नहीं दिया है, आपने पैसे दिए उस फार्मर को ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे पैसे देके आपको जो रेंट मिल रहा है तो वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो सकता। तो ओवरऑल देखो ये सारी इतनी स्लाइड है, तो जितना भी यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता था उतना मैंने किया आपके लिए वहाँ पे।